हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूपीएससी ओडिसी। तो आज हम शुरू करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस, लेकिन उससे पहले लेट्स लुक इनटू टुडेज थॉट फॉर द डे। तो आज का थॉट कहता है, राइज अप, स्टार्ट फ्रेश, सी द ब्राइट अपॉर्चुनिटी इन इच डे। है ना। मान लो कल आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं, आपको पढ़नी थी 8 घंटे, आपने पढ़े बस 2 घंटे। लेकिन इस चीज में अगर आज आप सुबह उठने के बाद दुखी हो जाओगे कि मेरे तो सिर्फ 2 घंटे कल पढ़ाई हुई, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, तो ये सब करके ना आप खुद को स्ट्रेस दे रहे हो, खुद को एंग्जाइटी दे रहे हो, है ना। एंड खुद को खुद से प्यार करना सीखो। लोग हैं, बाकी लोग हैं आपको निगेटिव बोलने के लिए या फिर आपको डाउट कंफ्यूजन देने के लिए लाइफ की, ठीक है। आप खुद को एटलीस्ट क्लियर माइंडसेट रखो अपना, ठीक है। देखो कि आज का दिन तो फिर से आपको नया मिला ना। आपकी सबसे बड़ी तो दौलत तो यही है ना कि आपको हर दिन एक नया दिन मिलता है। तो कल 2 घंटे पढ़े तो क्या हुआ, आज फिर से 8 घंटा पढ़ लो, है ना। तो साथ में हेल्थ की भी ध्यान रखो, बट आज का दिन भी तो है ना। तो आज उठो, फ्रेश स्टार्ट करो, फिर से अपॉर्चुनिटी को देखो। हमेशा पेसिमिस्टिक होकर तो फायदा नहीं, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक भी बन जाओ, है ना। अपॉर्चुनिटी को देखो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से। आज के दिन आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, अगर आज के दिन भी आप कल पढ़ाई नहीं हुई या कल कुछ आपके साथ बुरा हुआ, उसी चीज पे आप सोच पे बिताओगे तो आज की अपॉर्चुनिटी भी तो व्यर्थ गई ना। इसलिए तो 365 डेज होती है, वरना एक ही दिन नहीं होता हमारे पास। ऐसे ही, इट मे साउंड इलॉजिकल बट इट इज काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल बातें, बट इट वर्क्स फॉर आवर मेंटल हेल्थ, राइट। 365 डेज ही क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है ना कि आपको तो गलती होगी, जियोग्राफिकल टर्म्स पे मत जाओ। आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द डे, ओके। तो 365 डेज इसलिए दिया ताकि उसमें 65 डेज तो आपसे गलती होगी ना। कुछ होगा, बीमार होगे, फिर कोई ओकेशन में जाना होगा, मजबूरी में ही सही, पढ़ने का मन नहीं होगा, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, तो वही सोच लो कि कल का दिन वैसा ही था। बट आज तो अगेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ न्यू डे। तो ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी, आज का दिन अच्छे से जियो, है ना। जो गया वो नहीं आने वाला, जो है, जो आने वाला है, उसके लिए खुशी मनाओ, उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 4 जुलाई 2024। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड असम स्पेसिफिक न्यूज़ जो एपीएससी वालों के लिए है, या फिर टिडबिट्स ऑफ द डे बोल लो, एज एन इन्फोग्राफिक्स के टाइप में यूपीएससी वालों के लिए भी हेल्प हो जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो हमारा जो आज पहला न्यूज़ है वो है म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट एंड एफएटीएफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, अराउंड 29 जून या 30 जून को हमने ऑलरेडी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि रिसेंटली एफएटीएफ इशूड ए म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट ऑन इंडिया विच असेस्ड India's efforts in combating money laundering, terrorist financing and proliferation फाइनेंसिंग। तो उसमें इंडिया क्लासिफाइड कौन से कैटेगरी में हुआ था, रेगुलर फॉलो अप। वी हैव सीन दिस पास्ट 3-4 days अगो, राइट। तो ये कैटेगरी में इंडिया ने ज्वाइन किया, जिस कैटेगरी में ऑलरेडी और कौन कौन है, रशिया, फ्रांस, इटली एंड यूके। ओके, तो इस कैटेगरी में आने से अब इंडिया को करना क्या है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कैटेगरी में अभी जैसे ग्रे लिस्ट में आते हैं, कोई कोई ब्लैक लिस्ट में आते हैं, उनको कुछ काम दिया जाता है ना। तो इंडिया को क्या करना है इस चीज में। तो अंडर द रेगुलर फॉलो ऑफ कैटेगरी, इंडिया इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन रिकमेंडेड एक्शन बाय अक्टूबर 2027। जो उनको रिकमेंडेशन दिया जाएगा, वैसे तो उन्होंने, इंडिया ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, बट कुछ रिकमेंडेशन दी जाएगी, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको कब तक सबमिट करनी है, अक्टूबर 2027। क्यों, बिकॉज इंडिया आ गया रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में। तो जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंड ऑफ ऐसे ही याद रख लेना, ओके। India has achieved strong result and high level of technical compliance. Obviously, we have seen with respect to money laundering terrorist, but it is yet to address delays, okay, related to prosecutions of for money laundering and terrorist. तो फाइनेंसिंग, तो प्रोसिक्यूशंस जो होती है ना, उसमें इंडिया में डिलेस आती है। तो वो क्यों आती है, क्यों नहीं, वो सब रिकमेंडेशन दिया जाएगा, उसमें फुलफिल करो एंड दे विल सबमिट द रिपोर्ट बाय अक्टूबर 2027। तो एफएटीएफ की कैटेगरी क्या क्या होती है, 4 ग्रुप में कैटेगराइज करती है हर एक कंट्री को। रेगुलर फॉलोअप जो इंडिया को मिला, देन इनहांस फॉलोअप, देन ग्रे लिस्ट, देन ब्लैक लिस्ट। तो रेगुलर फॉलोअप जो है वो टॉप कैटेगरी होती है, तो टॉप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, दैट्स वाई वी हैव टू सबमिट अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, वी हैव टू बी अकाउंटेबल, राइट। तो
क्या होता है, ओनली 5 कंट्रीज इन G20 में से 5 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैव बीन प्लेस्ड इन रेगुलर फॉलो अप आफ्टर द म्यूचुअल एवोल्यूशन रिपोर्ट, है ना, इंक्लूडिंग इंडिया 5 कंट्री, बाकी 4 कौन है, रशिया, फ्रांस, इटली एंड यूके। ओके, चलो हाईलाइट ही करते हैं, है ना, याद रखना, रशिया, फ्रांस, इटली एंड यूके, राइट। देन FATF के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन इज द की। FATF क्या होता है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। वॉचडॉग यानी सिंपल भाषा में याद रखना, वॉचमैन काइंड ऑफ थिंग, कि वो देखता है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कौन कैसा कर रहा है, तभी तो इंडिया को इस रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में क्लासीफाई कर पाए ना, बिकॉज ही इज वॉचडॉग, राइट। तो सेटअप कब हुआ था, 1989, आउट ऑफ G7 मीटिंग ऑफ डेवलप नेशन इन पेरिस। ये जरूरत नहीं है, ये याद रखना कि 1989 में ये सेटअप हुआ था। ओके, इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव क्या थी, टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स ऑफ कम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग, सिर्फ इतना ही इसका काम था। बट 9/11 की अटैक्स जो हुई थी यूएस में, उसके बाद से 2001 में इसने अपने फंक्शन को, FATF ने अपने फंक्शन को एक्सपांड किया, एंड तब से क्या कर सकते हैं वो, एफर्ट्स टू कम्बेट टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, पहले कम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग, फिर कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एंड अप्रैल 2012 को फिर से एक्सपांड किया टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ओके, तो पहले सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, देन टेररिस्ट फाइनेंसिंग, देन फाइनेंसिंग रिलेटेड टू प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 39 मेंबर बॉडी होती है, ओके, बट इनमें से 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में भी है इस पे, कौन कौन, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ओके, तो इट इज द बेसिक फीचर ऑफ FATF। इंडिया पहले ज्वाइन एज ए फुल मेंबर कर चुका था, नहीं, इंडिया ज्वाइन विद ऑब्जर्वर स्टेटस इन 2006। फुल मेंबर कब बना, 2010 को। ओके, शुरू से वो फुल मेंबर नहीं था, तो ये भी एक फैक्ट है। तो आई होप अभी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट एंड FATF के बारे में कुछ आएगा तो आप आंसर कर लोगे, क्योंकि ये रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में एंट्री कर गया था, तो उस दिन वो न्यूज में था, तो वी हैव कवर्ड दैट, बट आज थोड़ा सा टिडबिट्स के बारे में न्यूज़पेपर में मेंशन था, तो आई थॉट कि आपको बताना जरूरी है। ओके, देन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जो CCPA है ना, उन्होंने इम्पोज किया पेनल्टी कितने का, 3 लाख, किस पे, एडटेक प्लेटफॉर्म। क्यों, क्योंकि उन्होंने फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दी थी, एंड किसके अंतर्गत की, सेक्शन 21, ये याद रखना, सेक्शन 21 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। मिसलीडिंग हमारे लिए तो मिसलीडिंग होगी, तो हमारी चिंता करके अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CCPA ने क्या क्या पेनलाइज किया ऑफ 3 लाख। तो CCPA होती क्या है, रेगुलेटरी बॉडी स्टेब्लिश अंडर सेक्शन 10 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखना, इट इज सेक्शन 21 के अंदर पेनलाइज एंड सेक्शन 10 के अंदर इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, राइट। रेगुलेट क्या करता है, मैटर रिलेटेड टू कंज्यूमर राइट वायलेशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, इस न्यूज से ही अंडरस्टूड है, राइट, रट्टा मारने की तो जरूरत है नहीं। देन ये एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एम्पावर क्या करता है CCPA को, ताकि CCPA को अधिकार है कि he or she can, that is the organization can prevent false and misleading advertisement and ensure consumer right are protected, and this was the news, to protect our consumer right, it has prevent the false and misleading by penalizing the company, right। operate कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एंड ये जो सेक्शन 21 के अंतर्गत जो इन्होंने पेनल्टी दी, तो सेक्शन 21 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेक्शन 21 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1919 क्या कहता है, इट ग्रांट्स द CCPA द पावर, किस चीज के लिए पावर देता है, ताकि CCPA कैन इशू डायरेक्शन पेनल्टीज अगेंस्ट द फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली तभी तो इस सेक्शन 21 के अंदर ये न्यूज है ना। देन इट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ मिसलीडिंग, इनके पास अपनी डेफिनेशन भी होगी, ये नहीं कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, अरे ये तो प्रोडक्ट बहुत खराब है, मुझे कुछ साइड इफेक्ट हो गया तो ये मिसलीडिंग है, ऐसा नहीं, उनका अपना एक डेफिनेशन होता है फॉर द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ऑल्सो पावर ऑफ द CCPA के बारे में भी कहता है दिस सेक्शन 21। ऑल्सो पेनल्टीज क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड ए फाइन अप टू 10 लाख। ओके, इसलिए 3 लाख क्या, तो मैक्सिमम अप टू 10 लाख वो पेनल्टी दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 21 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए और भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स होती है,
जस्ट फॉर एन आइडिया क्या क्या है आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट के लिए भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स ले रखा है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 एंड नेशनल कंज्यूमर डे, ताकि हमें अवेयरनेस हो उस डे को सेलिब्रेट करते हुए कि हमारे पास भी बहुत सारे अधिकार है, जो हम खरीदते हैं, जो हम यूज करते हैं, वी कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेन। ठीक है, कब मनाया जाता है वैसे नेशनल कंज्यूमर डे? इट इज 24th ऑफ डिसम्बर। ओके, 24th ऑफ डिसम्बर को मनाते हैं हम नेशनल कंज्यूमर डे। तो आई होप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सब क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर, एज ये न्यूज में था तो वी हैव कवर्ड इट नाइसली, राइट। तो अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही फिलहाल में डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने, किसको अपॉइंट किया गया? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजेंद्र खन्ना को अपॉइंट किया गया एज एडिशनल एनएसए। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एन एडिशनल एनएसए पोस्ट हैज बीन फाइल्ड। मतलब अब तक एडिशनल एनएसए थे ही नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोवल है ना अभी, तो एडिशनल अब तक थे ही नहीं कोई, फर्स्ट टाइम किया गया। कौन है? राजेंद्र खन्ना। और एडिशनली इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल डायरेक्टर टीवी रविचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी एनएसए। अब डेप्यूटी एनएसए को एडिशनल एनएसए बना दिया गया, तो अब डेप्यूटी एनएसए चाहिए होगा ना, तो वो कौन है? टीवी रविचंद्रन। ओके, अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1998। किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, फॉलोइंग द न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एपेक्स बॉडी है किस चीज में? नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली द नेम सेज इट ना, तो ये नाम से ही पता चलता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी तो मैनेज करेगा ना। तो अब ये तो 1998 में बना, उससे पहले क्या था? नेशनल सिक्योरिटी मैनेज कौन करते थे? वर कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, याद रखना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या करते थे? पहले मैनेज करते थे नेशनल सिक्योरिटी को। फिर 1998 में कौन आ गया? दैट इज द आवर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। एंड एनएसए जो है नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर, जो अजित डोवल जी है, वो क्या करते हैं? he act as the secretary of NSC and also is the primary advisor of the prime minister। इसलिए कभी फोटोज में देखते हो वो नरेंद्र मोदी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ पिक्चर, तो वैसा ना थोड़ा पिक्टोग्राफिक मेमोरी रखना कि कुछ तो रोल होगा उनका ऑफिशियली एक साथ, है ना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, तो याद रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। एनएसए का काम क्या है? ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ऑल्सो द प्राइमरी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, राइट। अब इनकी 3 टायर स्ट्रक्चर होती है। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, कोई भी काउंसिल चलने के लिए उसकी एक स्ट्रक्चर होती है फॉर द बेटर इंप्लीमेंटेशन एंड गवर्नेंस, राइट। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। चेयर कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। और इसमें ऐसा नहीं, ग्रुप है तो और भी बहुत होंगे। कौन कौन होते हैं? चीफ्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन रिसर्च एंड एनालाइज विंग, रॉ, है ना। इनका मेन काम क्या होता है? टू मेक पॉलिसी रिकमेंडेशन टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। पॉलिसी रिकमेंड करते हैं, ओके, पॉलिसी रिकमेंडेशन वो देते हैं। देन जो सेकंड टायर है वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ऑब्वियसली बोर्ड है तो इसमें सीनियर मेंबर होना पड़ेगा, तो सीनियर रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं। एकेडमिक्स एंड एक्सपर्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी भी होता है, राइट। एंड ये क्या करता है? लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज टू एनएससी। पहला वाला मेक पॉलिसी रिकमेंडेशन, दूसरा वाला लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी करते हैं एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर। देन तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। किसके द्वारा ओवरसीन की जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली, बिकॉज सेक्रेटेरिएट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑपरेट विद एनएसए एज इट्स सेक्रेटरी। ये थोड़ा बहुत एनएससी जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पे जो हमने पढ़ी थी इसके जैसे ही है, तो याद रखने में आसानी होगी, राइट। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ओवरसीन बाय प्राइम मिनिस्टर, ऑपरेट विद एनएसए एज इट्स सेक्रेटरी एंड सर्व एज द एपेक्स बॉडी फॉर ऑल मैटर कंसर्निंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो एग्जाम में ऑल आता है तो गलत होगा, ऐसा हमेशा कभी मतलब हमेशा वो रूल नहीं है। यहाँ पे अगर इस चीज के लिए ऑल आता है तो वो सही होगा। तो अभी हमारे करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोवल जी, सर्विंग ए थर्ड टर्म। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एनएसए इन इंडियन हिस्ट्री, जो 10 साल के टेन्योर उनका हो चुका है। एंड पहला हमारे कंट्री के एनएसए कौन थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? ब्रजेश मिश्रा। ओके, सो याद रखना,
इट इज द ब्रजेश मिश्रा एंड अभी है अजित दोवल। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज के बारे में अच्छे से समझ आ गया हो। पॉज करके एक बार ये पढ़ भी लेना, ठीक है, तो याद ज्यादा अच्छे से रहेगा। मीन्स मैं तो पढ़ा रही हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से, आप खुद पढ़ोगे तो एक बार आपको वो रिवीजन टाइप हो जाता है, नहीं याद रहता है। फिर है स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड हुआ कहाँ पे? ऑर्गेनाइज किसने किया? CSIR न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, फर्स्ट नेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है तो इसलिए अभी कॉन्फ्रेंस ये सब कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की मेन उद्देश्य क्या होता है? टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट ए इम्पैक्ट, है ना, कि ये यूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हर कम्युनिटी तक ये हमारी इंक्लूसिवली इसके बारे में सबको पता चले। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज, CSIR के द्वारा किया गया। नीति आयोग ने रिलीज किया गाइडलाइन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ स्टील स्लैग रोड इन रोड कंस्ट्रक्शन। कैसे क्या यूज किया जाएगा? गाइडलाइंस किसके द्वारा किया गया? CSIR? नो, नीति आयोग। ओके, तो ये स्टील स्लैग क्या होता है? इट इज द मेटल वेस्ट। स्टील प्रोडक्शन में सिर्फ मतलब वेस्ट भी तो निकलती है ना, मेटल वेस्ट, उसी को हम स्टील स्लैग कहते हैं। किस चीज के यूज आता है? स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रोड, रास्ता बनाने के, इसलिए स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये क्या होता है? मेटल वेस्ट जो निकलता है इससे फिर हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। ओके, फिर मेटल कंटेंट को भी रिमूव करते हैं। फिर जो स्लैग बचता है उसको हम यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन। ओके, वेस्ट निकला, उससे इम्प्योरिटीज निकाले, मेटल कंटेंट निकाले, एंड देन वी यूज इट इज रोड कंस्ट्रक्शन। अब रोड आपको कैसा चाहिए होता है? आप खुद ड्राइव करते हो, जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, तो कैसी रोड आपको पसंद है, तो उसी सारी फीचर्स को ये मीन्स क्या फुलफिल करता है, तभी तो ये टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली द प्रोसेस स्टील स्लैग हैज अ हाई स्ट्रेंथ चाहिए अच्छे रोड में, हार्डनेस, एब्रेशन रेजिस्टेंस, स्किड ना हो, स्किड रेजिस्टेंस, ड्रेनेज कैपेसिटी। तो ये सब आइडियल बनाता है स्टील स्लैग को फॉर रोड बिल्डिंग, है ना। ऑल्सो इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव है, तभी तो हम गवर्नमेंट इसे अब मतलब यूज करने जा रहे हैं, है ना। तो इंडिया में रोड के मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हमें लगभग 1.8 बिलियन टोन्स ऑफ नेचुरल एग्रीगेट्स चाहिए होती है। तो उसके बदले वी कैन यूज स्टील सेल एग्रीगेट्स एज सब्सटीट्यूट। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, हमारे लिए आसानी होगी, ऑल्सो इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट सेक्टर से भी हमारे लिए आसानी होगी। ऑल्सो इंडिया फर्स्ट स्टील स्लैग रोड कहाँ पे बना था आपको पता है? सूरत। ओके, सो ये फैक्ट याद रखना, स्टेट PCS वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी UPSC में भी स्टील स्लैग रोड के बारे में आता है, तो यू विल बी एबल टू आंसर, एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट 1-2 ऑप्शंस, तो द वर्क इज डन, राइट। द नेक्स्ट है एपिलेप्सी डिसऑर्डर। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूके टीनेजर वाज द फर्स्ट पर्सन, ये डिजीज का नहीं, डिजीज तो पहले भी बहुत लोगों को हो चुका है, वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू बी फिटेड विद ब्रेन इम्प्लांट डिवाइस, दिस DBS ब्रेन इम्प्लांट। तो फर्स्ट व्यक्ति है जिसको ये ब्रेन इम्प्लांट डिवाइस फिट किया गया है। ये हो गया न्यूज में। अब ये है क्या? इट इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं दिन में कि आपको उस टाइम पे बहुत ही आप अनयूजुअल बिहेव करोगे, आपको सेंसेशन नहीं होगा, अवेयरनेस आपकी खो जाएगी कहीं, तो बहुत सारे एबनॉर्मल एक्टिविटी। क्यों? ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। वैसे भी हम ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी लेते होता है ना, बहुत सारे बॉडी इफेक्ट हमारा, कि हम ठंड पड़ जाते हैं, किसी को फिर पैनिक अटैक्स आती है, तो वैसा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में जब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो वो सब होता है। बट वो नहीं कि स्ट्रेस एंजाइटी भी यही डिजीज है, नहीं। जब एबनॉर्मल हो जाती वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी ब्रेन की, जब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, देन वी कैन टर्म इट एज एपिलेप्सी डिसऑर्डर। ओके, तो ये डिजीज तो 50% लोगों में होता क्यों है वो अब तक पता ही नहीं चला। बट कुछ कुछ केसेस से ये केस स्टडी से बाहर आया कि हेड ट्रॉमा जिसको हुआ, ट्यूमर्स अगर किसी का ब्रेन में है, फिर इन्फेक्शन जैसे मैलिग्निटीज या जेनेटिक्स कुछ रीजन है, उसके चलते भी एपिलेप्सी हो सकती है। ओके, ये यंग चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स में ज्यादा पाया जाता है, एंड ये मेल्स में ज्यादा होता है with respect to female. Okay, it occurs slightly more in males than in females. और ये रिकॉग्नाइज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया? WHO। ओके, तो ये याद रखना। तो इंडिया में भी ये है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है। ओके, ये 2022 लेसन स्टडी क्या कहता है कि एपिलेप्सी इंडिया में 3 to 11.9, 12 ही समझ लो, 3 to 12 केसेस पर 1000 पीपल होता है।
इसके मेडिकेशंस तो है, बट 30% पेशेंट्स ना मेडिसिन भी उनको काम नहीं आता। तो बहुत सारे मेडिकेशन है। फिर आपकी सर्जरी प्रोसीड्यूर है जहाँ पे ब्रेन की टिश्यू को रिमूव किया जाता है। बट सर्जरी के अलावा अभी जो है वो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो सबसे पहली बार किया गया यूके टीनेजर पे। इसमें क्या करता है कि एक, याद देखना, इम्प्लांट है मेडिकल डिवाइस, ये जो ब्लैक वाली एक है ना स्क्वायर टाइप, ये इम्प्लांट कर दिया जाता है ब्रेन में। सो डेट ऑल्सो ये इलेक्ट्रोड्स देख रहे हो, ये जो रॉड टाइप है, ये इलेक्ट्रोड्स भी यहाँ पे सेट किया जाता है। डिलीवर माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट टू द स्पेसिफिक ब्रेन रीजन, तो ये रीजन स्पेसिफिक है क्योंकि ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है ना ब्रेन में, तो इसके चलते दिस डिवाइस कैन डिलीवर माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट्स, जिससे हमारी ब्रेन तब तक सीजर, जो वो एबनॉर्मल जो पीरियड बनता है दिन का, मान लो 8 घंटे हो रहा है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स अ मोर टारगेटेड अप्रोच एंड पोटेंशियली फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। बाकी मेडिसिन से थोड़ी सी इसकी साइड इफेक्ट कम है ना। ऑपरेशन में तो ब्रेन की टिश्यू मीन्स ब्रेन, या बोलते हैं ना कि सर्जरी में तो ब्रेन टिश्यू निकाल देते हैं, बट यहाँ पे कुछ निकालना नहीं है, ये बस फिट करते हैं। ओके, तो दैट इज द डीबीएस, दैट इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ब्रेन इम्प्लांट। ओके, तो ये हमारा हो गया आज का न्यूज डिजीज रिलेटेड, एग्जाम में आता है तो यू कैन मार्क इट करेक्ट। देन ये फैक्ट इन न्यूज टिडबिट्स ऑफ द डे असम स्पेसिफिक। तो इसमें पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक फेस्टिवल न्यूज में था, मेघालय में मनाई जाती है बेहदीन खाम। ओके, सॉरी अगर मैंने मिस प्रोनाउंस किया है तो, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस याद रखना, माई इंटेंशन इज टू मेक यू अवेयर ऑफ सच फेस्टिवल एग्जिस्टिंग इन मेघालय। ओके, तो बेहदीन जो फर्स्ट टर्म है, ये बेहदीन जो फर्स्ट वर्ड, इसका मीनिंग क्या है, तो ड्राइव अवे, एंड जो लास्ट वर्ड खाम मीन्स डिजीज। तो ऑब्वियसली डिजीज को ड्राइव अवे मीन्स डिजीज पास ना आ पाए वैसी टाइप की एक फेस्टिवल होती है। तो इट्स सेलिब्रेटेड एनुअली इन जुलाई को होता है, आफ्टर द सोइंग पीरियड, एज ए थैंक्स गिविंग टू गॉड फॉर अ बम्पर हार्वेस्ट। थैंक्स गिविंग टू गॉड, भगवान को थैंक यू कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपने हार्वेस्ट दिया। ऑल्सो डिजीज को ताकि वो दूर रखे तो प्रे भी करते हैं, इसलिए टू ड्राइव अवे डिजीज। तो इट इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेघालय। ओके, हार्वेस्ट रिलेटेड। तो आप ये ब्यूटीफुली एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कल्चर या कभी एथिक्स में भी कुछ आ गया तो, कि हाउ ब्यूटीफुली वी यू नो कोरिलेट आवर एग्रीकल्चर सिस्टम, आवर इकोनॉमी विथ आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव भी, कि ताकि हमारा कल्चर ट्रेडिशन भी एनरिच होता रहे, प्रमोट होता रहे वाया दिस फेस्टिवल, है ना। एंड देन डिगबॉय रिफाइनरी सेलिब्रेट इंडियन ऑयल वैल्यूज डे, तो ये थी न्यूज में। अब रिफाइनरी, डिगबॉय रिफाइनरी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, कहाँ पे, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, right? And it is known as the birthplace of oil industry in India, commissioned on कब, 11 December 1911। ओके, एंड इसको डिस्टिंक्शन दिया गया बीइंग एशियाज फर्स्ट रिफाइनरी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टिल इन ऑपरेशन। तो इसकी जो थोड़ी सी जो हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1867 को जब रेलवे लाइन वहाँ पे मीन्स रेलवे पटरियां जब वहाँ पे बिठाई जा रही थी ना, तो तब एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ था 1987 में। एंड फिर वहाँ पे देखा कि वाज जस्ट फाउंड कि सिपिंग आउट इन डेंस जंगल तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, देखा कि ये ऑयल डिस्कवर हुआ, एक्सीडेंटली हुआ, ऐसा नहीं कि ऑयल डिस्कवर करने ही गए थे, वो तो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब ये डिस्कवर हो गया। एंड फिर डिग करना स्टार्ट कब हुआ, डिगिंग ऑफ ऑयल स्टार्टेड इन 1889 एंड फाइनली रिफाइनरी सेटअप कब हुआ, 1901 में एट डिगबॉय। ओके, एंड दैट्स व्हाई द हिस्टोरिक डिगबॉय रिफाइनरी हैज बीन टर्म्ड एज गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ये याद रखना टर्म, गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर किसे कहा जाता है, डिगबॉय रिफाइनरी। ओके, सो दिस वाज द फैक्ट इन न्यूज। अब क्विज फॉर द डे, मार्स ओडिसी न्यूज में थी, लॉन्च किसके द्वारा की गई, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ओके, कल के आंसर का बोथ 1 and 2, ऑब्वियसली एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्रमोटिंग फिनेंशियल इंक्लूजन। हाँ भाई, मतलब एटीएम आने से बहुत सारे जो ये इनिशिएटिव है इनके द्वारा, अब तो रूरल इंडिया भी बहुत काफी आगे बढ़ गया ना चीजों में, तो फिनेंशियल इंक्लूजन तो है ना। एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे ए कार्ड पेमेंट सिस्टम, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट। तो ये था आज का हमारा सेशन, आई होप इट हेल्प्ड यू। ओके, इफ यू लाइक द सेशन देन प्लीज डू कमेंट द क्विज। ओके, क्विज का आंसर दे देना, मैं नहीं बोल रही कि आप जाके इसको शेयर करो या फिर सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, बट एटलीस्ट आंसर करो यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, till then stay tuned, take care and happy studying.